नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 15 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, जिन्हें अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया है? किसके? क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है। इसके ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, दिल्ली, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, उत्तराखंड। हाँ जी, उत्तराखंड में पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है। भारत के उत्तराखंड के देहरादून में, कहां पर? उत्तराखंड के देहरादून में देश के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने किया। किसने? कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने चकराता शहर, कहां पे, कौन से शहर में? चकराता शहर, देहरादून, उत्तराखंड के देव वन में किया है। कहां पे? देव वन में किया है। इस उद्यान में फर्न, कवक, शैवाल, बायो फाइट्स और लाइकेन की लगभग 50 प्रजातियां उपलब्ध है। कितनी? 50 प्रजातियां उपलब्ध है। यह उद्यान चक्रता के देव वन में 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी हजार की फीट है? 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस क्षेत्र को इसके लिए निम्न प्रदूषण स्तर और आर्द्र जलवायु परिस्थितियों के कारण चुना गया। इस क्षेत्र को क्यों चुना गया? यहाँ पे जो पॉल्यूशन का लेवल वो काफी कम है, और जो आर्द्र जलवायु उस परिस्थिति के कारण इस क्षेत्र को चुना गया, क्योंकि इन प्रजातियों के लिए विकास के लिए ये परिस्थितियां अनुकूल है। क्रिप्टो गेम है क्या? ये क्रिप्टो गेम, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिप्टो गेम, क्रिप्टो गेम एक पौधा है जो बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। किसके द्वारा? बीजाणुओं द्वारा इनका प्रजनन होता है। क्रिप्टो गेम शब्द का अर्थ है अदृश्य प्रजनन। क्रिप्टो गेम का अर्थ क्या है? अदृश्य प्रजनन। इसका अभिप्राय या तो यह है कि वे किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते। हाँ जी, इसमें ना तो बीज होता है ना इसमें फूल होता है क्रिप्टो गेम में। इसी कारण इन्हें फूल रहित या बीज रहित पौधे या लोअर प्लांट कहा जाता है। इसी कारण इन्हें फूल रहित, बीज रहित पौधे या लोअर प्लांट कहा जाता है। इन प्रजातियों के अनुकूल हेतु आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इन प्रजातियों के अनुकूल, इन प्रजातियों को बनाने के मतलब और बढ़ाने के लिए अनुकूल आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये जलीय और स्थलीय दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जलीय क्षेत्र में भी और स्थलीय क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्रों में क्रिप्टोगेम पौधे प्रजाति पाई जाती है। क्रिप्टोगेम के सबसे प्रसिद्ध समूह शैवाल, लाइकेन, काई और फर्न है। क्या है? शैवाल, लाइकेन, काई और फर्न है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की शिरीषा बांदला हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की कौन सी महिला बन गई है? भारतीय मूल की शिरीषा बांदला हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की कौन सी महिला बन गई है? ऑप्शन है पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, तीसरी। हाँ जी, भारतीय मूल की जो शिरीषा बांदला है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है। एरोनॉटिकल इंजीनियर श्रीला बांदला ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उड़ान भर के इतिहास रच दिया है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, पहले पे कल्पना चावला, सेकंड पे सुनीता विलियम्स, उसके बाद अब शिरीषा बांदला। शिरीषा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है। हाल ही में वो अपने 5 सहयोगियों के साथ वर्जिन गैलेक्टिक वीएसएस यूनिटी रॉकेट विमान के जरिए, कौन से? वीएसएस यूनिटी रॉकेट विमान के जरिए अंतरिक्ष को छूकर सुरक्षित लौटी है। किसको? अंतरिक्ष को छूकर सुरक्षित वापस लौटी है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र प्रशासित प्रदेश बन गया है? हाँ जी, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी निवासियों और जो उनके अतिथि या जो बाहर की आबादी वहां पर रहती है उन सभी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ऑप्शन है दादा नगर हवेली, दिल्ली, लद्दाख, मुंबई। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, लद्दाख। लद्दाख सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसमें प्रवासी मजदूरों, होटल श्रमिकों और क्षेत्र में अपनी आजीविका कमाने वाले नेपाली नागरिक भी शामिल है। लद्दाख की कम आबादी के बावजूद क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण इलाके, खराब मौसम और आबादी के अलग अलग केंद्रों के कारण यहाँ कोई मामूली उपलब्धि नहीं है।
हाँ जी, वहाँ पर मौसम बहुत खराब रहता है, उसके बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जाना मुमकिन ही नहीं है, उसके बावजूद भी उन सभी लोगों को वहाँ पर टीकाकरण फर्स्ट डोज दे चुके हैं अब तक। कई क्षेत्रों में पहुंचना अत्यंत मुश्किल है। आंकड़ों के अनुसार सभी पात्र आयु वर्ग के कुल 79,404 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक, जो फर्स्ट डोज है वो 79,404 लोगों को दे चुके हैं, और जो सेकंड डोज है वो 60,936 लोगों को खुराक दे दी गई, जिसमें से 6,821 नेपाली नागरिकों भी है जिनको टीका लगाया गया। 6,821। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में कितने देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाया है? हाँ जी, खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाया है, वो कितने देशों में करवाया है? ऑप्शन 2 देशों, 4 देशों, 3 देशों या 5 देशों। तो दोस्तों इसका आंसर है 3 देशों। हाँ जी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 3 देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाया है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने 3 देशों मैक्सिको, भूटान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में अपने ब्रांड नाम खादी के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण सुरक्षित कर लिया है। KVIC ने 9 जुलाई को भूटान में ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त किया। भूटान में कब किया? 9 जुलाई को भूटान में ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त किया। यूएई ने 28 जून 2021 को ट्रेडमार्क पंजीकरण की अनुमति दी। यूएई ने 28 जून 2021 को ट्रेडमार्क की पंजीकरण की अनुमति दी। इस प्रकार KVIC ने पहली बार खाड़ी देशों में सफलतापूर्वक ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है। KVIC में जो खाड़ी देश है वहां पर सफलतापूर्वक ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है। KVIC को दिसंबर 2020 में मैक्सिको में खादी के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त हुआ। मैक्सिको में कब मिला? दिसंबर 2020 में पंजीकरण प्राप्त हुआ था। KVIC ने अब तक यूरोप संघ के अलावा 5 देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन में खादी शब्द के कुछ वर्गों में ट्रेडमार्क पंजीकरण किए हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है? हाँ जी, 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है। देश का नाम बताना है। ऑप्शन जापान, चीन, यूनाइटेड किंगडम या अफ्रीका। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम। हाँ जी, यूनाइटेड किंगडम ने भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है। नवनिर्मित आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूके और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड था। कितना था? 23 बिलियन पाउंड था। 2020 में यूके और भारत के बीच में जो व्यापार था वो 23 बिलियन पाउंड था। दोनों देश रोड मैप 2030 टाइमलाइन के तहत व्यापार मूल्य को दोगुना करना चाहता है। जो उनका व्यापार मूल्य है उसको दोगुना करना चाहता है। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूके की सेवा कंपनियों को भारतीय बाजार में व्यापार करने और अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र के रूप में यूके की स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यूके की सेवा कंपनियों को भारतीय बाजार में व्यापार करने और अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र में यूके की स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को वर्ष 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है? हाँ जी, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में होने वाले तो उसको टाल दिया गया, अब 2022 में आयोजित किए जाएंगे। इसके ऑप्शन केरल सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार या डी हरियाणा सरकार। तो दोस्तों इसका आंसर है डी हरियाणा सरकार। हाँ जी, हरियाणा सरकार ने जो खेलो इंडिया 2021 में होने वाले तो उनको 2020 के लिए टाल दिया गया, 2022 के लिए टाल दिया गया है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को टालते हुए 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है। ये गेम्स नवंबर में हरियाणा में आयोजित होनी थी, नवंबर में खेले जाने थे गेम, लेकिन अब इनको 2022 के लिए टाल दिया गया है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब इसे अगले साल फरवरी में आयोजित करने की घोषणा की है। अगले साल इसे फरवरी में आयोजित करने की घोषणा की है। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ धाकड़ होगा, जो इसकी स्टार्टिंग होगी बहुत बढ़िया होगी। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व की कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है? आज संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व की कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है? ऑप्शन 20%, 15%, 10% या 25%। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 10%। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व की 10% जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई 2021 को कहा कि पिछले साल कुपोषण की बदतर स्थिति का संबंध बहुत हद तक कोविड-19 महामारी से है।
जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं उसका ज़्यादातर उसका जो संबंध है वो कोविड-19 की महामारी से था। संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में पर्याप्त आहार नहीं मिलने से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस प्रकार लगभग 10% लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है। कितने? 10% लोग क्या हो गए? कुपोषित। उनको ठीक से पर्याप्त आहार नहीं मिल पाया है। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व के कई हिस्सों में महामारी ने भीषण मंदी ला दी है और भोजन तक पहुंच को प्रभावित किया है। बहुत से इलाकों में क्या हो गया? भीषण मंदी ला दी और भोजन तक पहुंच को प्रभावित किया है। लोग बाग अपने भोजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है या कोई सुविधा आजीविका का कोई उनके पास उपाय नहीं रहा, जिसके कारण वो उनके पास पैसे नहीं है, तो खाने की मंदी आ चुकी है, सरकार भी वहाँ की कंगाल हो चुकी है, तो उसके कारण लोगों में पिछले साल 10% लोग कुपोषण का शिकार हुए। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों को कितने करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की मंजूरी मिल गई है? इसके ऑप्शन 20,600 करोड़, 25,600 करोड़ रुपए, 16,600 करोड़ रुपए या 19,600 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 16,600 करोड़ रुपए। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयरधारकों से 16,600 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने की मंजूरी मिल गई है। शेयरधारकों ने प्रारंभिक सार्वजनिक निगम के दौरान 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है और द्वितीयक शेयरों की बिक्री के साथ कुल 16,600 करोड़ रुपए हासिल होंगे। अब तक सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड कोल इंडिया के पास था। इससे पहले आईपीओ का रिकॉर्ड सबसे किसके पास था? कोल इंडिया के पास था। उसने 2010 के अंतिम तिमाही में 15,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। जो 2010 की जो अंतिम तिमाही थी वहां पे 15,500 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन अब पेटीएम उससे बड़ा हो गया क्योंकि उसने 16,600 करोड़ रुपए जुटाने का पब्लिक ऑफर की मंजूरी मिल गई है उसे। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, डेविड वार्नर, महेंद्र सिंह धोनी या क्रिस गेल। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, क्रिस गेल। हाँ जी, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज क्रिस गेल बन गए हैं। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में इतिहास रच दिया है। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। क्रिस गेल के नाम अब 4,431 T20 मैचों में 37.63 की औसत से 14,038 रन हो गए। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक, 87 अर्धशतक निकले हैं। वहीं वेस्टइंडीज के ही कैरन पोलार्ड 545 मैचों में 10,836 बनाकर इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। पहले पे क्रिस गेल, सेकंड पे वहां के कैरन पोलार्ड। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसके ऑप्शन 55 वर्ष, 77 वर्ष, 66 वर्ष या 88 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर है 66 वर्ष। हाँ जी, पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा जी का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का हाल ही में 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्से थे। 1983 में जब भारतीय टीम विश्व कप जीती तो उस टीम का हिस्सा थे यशपाल शर्मा जी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में कभी शून्य पर पवेलियन नहीं लौटने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। हाँ जी, वो एक दिवसीय क्रिकेट यानी वनडे मैच में अभी आज तक एक बार भी 0 पर आउट नहीं हुए थे। वे 1983 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। हाँ जी, 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में दूसरे नंबर के खिलाड़ी थे यशपाल शर्मा जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।